Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today, our topic is chemical ionization. In my previous lecture, I have discussed in detail the principle of electron impact ionization technique. उसमें हमने देखा कि किस तरह आप अपने मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है बिकॉज इट इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ ऑफ हाई एनर्जी, इट्स इंटरनल एनर्जी इज़ हाई और फिर वो जो है वो स्मॉलर आयंस में टूटता है जिसे आप फ्रैगमेंट आयंस कहते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. कुछ हमने सर्टन जो है वो डिसएडवांटेज जो है डिस्कस की EIMS की, जिसमें हमने ये देखा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके आयंस तो प्रोड्यूस होते हैं बट दे आर हाईली अनस्टेबल, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप थ्रू EIMS उनका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन नहीं कर सकते. ऐसी टेक्निक्स जिसमें आप जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट तो हो बट दैट मॉलिक्यूलर आयन वी आर अनएबल टू डिटेक्ट इट्स मास इन द मास स्पेक्ट्रम. उसके लिए आपको कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है एंड केमिकल आयोनाइजेशन इज़ वन ऑफ देम. केमिकल आयोनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिस हैं, अगर मैं आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन पे वापस लेके जाऊं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में उसका प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस कर चुका हूं. एक उसका पॉइंट था कि हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में मैस स्पेक्ट्रोमीटर को जब आप जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से आप स्पेक्ट्रम ले रहे होते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन वी ऑपरेट द मैस स्पेक्ट्रोमीटर अंडर लो प्रेशर. आप जो है वो वैक्यूम में उसे जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं. देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ वैक्यूम इन EIMS. एक उसका पॉइंट ये था टू अवॉइड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन या कुछ जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स. इसी पॉइंट को आपने जो है वो बेस बनाते हुए केमिकल आयोनाइजेशन को जो है वो डिस्कस करना है. मिसाल के तौर पे केमिकल आयोनाइजेशन आप मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो इट मीन्स दिस इज डिफरेंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन. is referred as CIMS, chemical ionization mass spectrometry. So आपके पास अगर जो है वो मीथेन गैस हो, this methane gas in case of chemical ionization it is known as reagent gas. आप mass spectrum ले रहे हैं अपने मॉलिक्यूल का अंडर हाई प्रेशर ऑफ दिस मीथेन. आप जो इसका प्रेशर आपने रखा है 0.1 to 1.0 टा. इट मीन्स आपके पास जो है वो ये है आयन सोर्स और इसमें आपने जो है वो हाई प्रेशर ऑफ मीथेन जो है वो रखा. ये सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं. दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इट मीन्स के ये जो केमिकल आयोनाइजेशन है इसको हम अंडर वैक्यूम जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. इसको आप आयोनाइज करते हैं. सम ऑफ दिस मीथेन मॉलिक्यूल्स दे आर आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ यूजुअल इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक. आप जो है वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस आयन में. ठीक है, ये जो आयन है अब आपके पास सम ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड लॉट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस आयन सोर्स. तो हमने ये जो है वो ये पढ़ा था कि इफ वी परफॉर्म द mass spectrum of organic compounds under high pressure of some gases, then there are chances of the chemical reaction between molecular ion with the other gases. उसी पॉइंट को बेस बनाते हुए आपने जो है वो ये केमिकल आयोनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है. सो इट मीन्स व्हेन वी हैव मीथेन गैस एंड इट इज आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, इसे आपने कन्वर्ट कर लिया मीथेन केटायन रेडिकल आयन में. अब जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में जो है वो रिएक्शन होगा एंड यू हैव
for example it is converted into CH3 radical and CH5 cation, and this is the species which is responsible for ionization of our molecule। इसका मतलब यह है कि हमारे मॉलिक्यूल्स का जो है वो केमिकल रिएक्शन असल में इसके साथ हो रहा होगा, इस CH5 केटाइन के साथ, जो कि आयोनाइज करेगा हमारे मॉलिक्यूल को थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को वैसे जो है वो अंडरस्टैंड करें तो हम ये कह सकते हैं दिस इज जस्ट एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, जिसमें आपके पास ये जो स्पीशी है इस स्पीशी को जो है वो प्रोटोनेट कर रही है, मीन के ये यहाँ एज अ बेस एक्ट कर रही है और ये यहाँ एज एन एसिड जो है वो एक्ट कर रही है। अगर आप जो है वो इसकी डिस्कशन में जो है जाएंगे देन वी नो दैट कार्बन इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 4 एंड इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और मीथेन में चारों जो है वो हाइड्रोजन के साथ वो एंगेज हैं। इट मीन्स अगर जो है वो इसकी हम डिस्कशन करें तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन 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 और एक H पॉजिटिव है। अब सारी ये जो है वो हाइड्रोजन्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को भी आप देख रहे हैं। इट मीन्स अगर ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो एक वक्त में अगर ये हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन की जगह लेता तो वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो दूसरे की जगह लेता तो वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस CH5 केटाइन दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आवर मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे दिस CH5 केटाइन इट रिएक्ट विद आवर मॉलिक्यूल। ये हमारा सैंपल है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ सैंपल जो है वो यहां रखा है। सो देयर इज द रिएक्शन बिटवीन दिस CH5 एंड वी हैव M+H मॉलिक्यूलर आयन प्लस ये आपके पास CH4 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी रिएजेंट गैस। अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है, अगर आप इस मॉलिक्यूलर आयन के मास को जो है वो देखेंगे इट इज 1 यूनिट AMU यूनिट ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद दिस मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम इसे जो है वो नॉर्मली मॉलिक्यूलर आयन कहने की बजाय हम इसे कह देते हैं इट इज क्वाजी मॉलिक्यूलर आयन। अब आप जो है वो कंपैरिजन करें, अगर आप एक आयन जनरेट करते थे मॉलिक्यूल और आप इसे जो है वो कन्वर्ट करते थे केटायन रेडिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप इसकी इंटरनल एनर्जी को देखें और आप इसकी इंटरनल एनर्जी के साथ इसको जो है वो कंपेयर करें, then we can easily compare this इस मॉलिक्यूलर आयन की जो इंटरनल एनर्जी है जो कि आपने प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर आयन विच इज क्वाजी मॉलिक्यूलर आयन एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल आयोनाइजेशन। इट मींस अगर आपने कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया है या आपने कोई मॉलिक्यूल आइसोलेट किया है फ्रॉम सम नेचुरल सोर्सेज, तो याद रखें अगर वो मॉलिक्यूल थर्मली अनस्टेबल है या आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उस मॉलिक्यूल को जो है वो EIMS के थ्रू एनालाइज ना करें, बिकॉज इस केस में आप जो है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन नहीं कर सकेंगे। और अगर आप वही उसी मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन जो है वो एनालाइज करते हैं, तो वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन, दे कैन इजीली बी डिटरमिन्ड और डिटेक्टेड देयर मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन। इट मीन्स यहां जो है वो फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन बिकॉज ऑफ द स्मॉलर इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस क्वाजी मॉलिक्यूलर आयन। तो ऐसी टेक्निक जिसमें जो है वो मॉलिक्यूलर आयन की इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम हो, दिस इज नोन एज सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक।
and such soft ionization technique, we are use these soft ionization techniques for the identification of difficult compounds, ऐसे difficult compounds which cannot be detected by electron impact ionization method. मिसाल के तौर पे हम अगर इसे जो है वो अप्लाई करें, if we have a compound, आपके पास ये कंपाउंड है प्रोलीन, आप इसका जो है वो मास स्पेक्ट्रम लेते हैं, इट इज m by z एंड relative abundance, परसेंट relative abundance. इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप उसकी जो है वो m by z देखें, इट इज़ 115. तो यहाँ आपके पास इस तरह जो है वो फ्रैगमेंट्स आ रहे होंगे. यहाँ सपोज 115 है जो कि मॉलिक्यूलर आयन को होना चाहिए. हियर वी हैव नो पीक. So molecular ion peak is not present in the mass spectrum of this proline when we take this mass spectrum with the help of EIMS, electron impact ionization method. अब आप इसी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम लेते हैं केमिकल आयोनाइजेशन से. Here we have m by z and here we have a relative abundance, percent relative abundance. So molecular mass is 115. यहाँ आपके पास एक बहुत prominent peak m by z is equal to 116. 1 यूनिट ग्रेटर जो है वो, इट मीन्स ये जो आपके पास 116 है ये है m प्लस h. इस प्रोलीन की जो है वो प्रोटोनेशन होगी और फिर जो है वो कुछ इस तरह फ्रैगमेंट्स आपके पास आ जाएंगे. तो दीज फ्रैगमेंट्स 98 पे है, 70 पे है, बस स्मॉलर फ्रैगमेंट्स. लेकिन यहाँ जो है वो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ वो फ्रैगमेंट्स अपीयर नहीं होंगे बिकॉज यहाँ जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बना था उसकी जो है वो इंटरनल एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ डिटेक्टर तक पहुँचने से पहले ही वो डिकम्पोज हो गया. तो अगर कभी भी आपने ऐसे कंपाउंड्स का मास स्पेक्ट्रम लेना है जिसमें आपको डाउट है कि वो अनस्टेबल होगा अगर हीट किया गया या उसे जो है हाई एनर्जी से ट्रीट किया गया कि वो डिकम्पोज हो सकता है, तो कभी भी आप EIMS से उसका मास स्पेक्ट्रम ना लें. आप किसी अल्टरनेटिव, किसी सॉफ्ट टेक्निक से जो है वो उसका मास स्पेक्ट्रम जो है वो लें. तो ये आपने जो मास स्पेक्ट्रम लिया विद द हेल्प ऑफ CIMS, we can easily compare the mass spectrum of same compound taken by these two different techniques. One of them is EIMS and other is chemical ionization mass spectrometry. Though आप जो है वो ये कह सकते हैं द relative fragmentation जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ फ्रैगमेंट्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं इन केस ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन. आप इन्हें जो है वो देख सकते हैं. अगर आपके पास सपोज वी हैव इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, ये आपके पास जो मॉलिक्यूलर आयन है इसकी जो है वो प्रोटोनेशन होगी CH5 से एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NH, C डबल बॉन्ड O OH. प्रोटोनेशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है. ओके, सो व्हेन दिस इज दिस ऑक्सीजन फ्रॉम 3 बॉन्ड्स, यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा. सो यहाँ जो फ्रेगमेंटेशन है 98, अगर आप 116 से 98 जो है वो माइनस करें, ये सारा जो यूनिट है इसमें ये आप जो है वो माइनस करते हैं. सो इट इज़ -H COOH या -46. ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रेगमेंट आएगा वो होगा NH और ये पॉजिटिव चार्ज ये है 7 m/z 70 पे. जो दूसरा मैंने आपको कहा था वो इसमें ये हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ भी प्रोटोनेट कर सकती है, हाइड्रोजन यहाँ भी जो है वो अटैच हो सकती है. दिस ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज.
उस केस में आपके पास ये जो है वो वाटर निकल जाएगा, माइनस H2O। माइनस H2O मीन माइनस 18। ओके, सो वी हैव इस तरह का आपके पास दिस पॉजिटिव चार्ज, या ये जो है वो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप वापस इस तरह लिख सकते हैं। इसका एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर M/Z इज इक्वल टू, अगर आप जो है वो आपके पास ये मॉलिक्यूलर आयन है जिसकी जो है वो M/Z इज इक्वल टू 116, तो 116 माइनस 18 अगर आप जो है वो करें तो आपके पास आ जाएगा 98, और 116 से अगर आप माइनस करें 46 तो आपके पास आ जाएगा 70, 98। Okay, so here we have two fragments. It means though the fragmentation in chemical ionization mass spectrometry is relatively low as compared to electron impact ionization, लेकिन फिर भी जो है वो some of the fragments they are found in chemical ionization mass spectrometry, and these fragments they are very important for elucidation of the structure of your compound. अब आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं किसी और कंपाउंड की भी एग्जांपल दूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वी हैव this type of compound COCH3 एसिटोफिनोल, M/Z इज इक्वल टू, अब इसकी अगर आप केमिकल आयोनाइजेशन से प्रोटोनेशन कर लें तो यहाँ प्रोटोनेट यह हो जाएगा। सो वी हैव 8 कार्बन, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 108 है, फिर आप 16 ऐड कर लें, फिर आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड कर लें, M/Z इज़ 121। अगर ये हाइड्रोजन ना हो तो फिर ये इसका मास जो है वो 120 होगा। ओके, तो इससे जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, आप इसका जो है वो स्पेक्ट्रम लें, देन वी हैव इस तरह आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस मीथेन CH4 या माइनस 16 यूनिट, और ये जो आपके पास M/Z इज इक्वल टू 105। सिमिलरली यहाँ जो है वो, या आप इसे कर लें माइनस, पहले आपने CH4 निकाला, फिर आप CH3OH, ये सारा यूनिट आप जो है वो निकाल दें, तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ फिनाइल। ठीक है, दिस फिनाइल केटाइन M/Z इज इक्वल टू 77, या आपके पास ये सारा यूनिट निकल जाए और आपके पास आ जाए CH3 आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो तो आपने माइनस बेंजीन कर दिया, ये बेंजीन निकाल दी, और आपके पास आ जाएगा CH3CO। जिस तरह आपने ये जो है फ्रैगमेंट बनाया, उसी तरह आप CH3 C डबल बॉन्ड O बना सकते हैं। M/Z इज इक्वल टू 43 यूनिट्स। सो इट मीन्स ये भी जो मैंने फ्रैगमेंटेशन पैटर्न ड्रा किया है, ये इसका केमिकल आयोनाइजेशन से जो है वो मैस स्पेक्ट्रम ले अगर आप, तो ये 3 फ्रैगमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरली वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज वी कैन ईजीली डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसिटोफिनॉल। जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ, जो मैंने आप जिसके लिए ये फ्रैगमेंट्स जो है वो बनाए, इन केस ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ये इन सब का जो है वो एक कॉमन फीचर ये है कि आपके पास इवन जो सिस्टम है, इवन नंबर जो फ्रैगमेंट है वो बहुत कॉमनली जो है वो रिमूव होता है। यहाँ देखें 16, ये भी इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इवन मास, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ भी आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो इट मीन्स द रिमूवल ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज अ कॉमन फीचर ऑफ द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मैस केमिकल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में हमने देखा था कि वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल भी रिमूव हो रहा है या न्यूट्रल भी रिमूव हो रहा है। वो हमने इस तरह देखा कि अगर आपके पास कोई भी केटाइन रेडिकल है तो यहाँ से कोई रेडिकल भी निकल सकता है, आपके पास बी केटाइन बन जाएगा, या कोई न्यूट्रल निकल सकता है,
सी केटाइन रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमने वहाँ फ्रेगमेंटेशन इस तरह जो है वो देखी थी। बट in case of chemical ionization, removal of this even electron neutral system, it is the most common feature of mass spectrum of the any compound which when we take the mass spectrum with the help of chemical ionization. So this chemical ionization is very important to determine the molecular mass of those organic compounds which cannot be determined with the help of electron impact ionization technique. So there are certain advantages of this टेक्निक ओवर द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। मिसाल के तौर पे कुछ केसेस में आप जो है वो आइसोमर्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज 5 बीटा और यहाँ आपके पास ये कीटो है। So this is 5 beta 3 कीटो, ये स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है, स्टीरोल आप जो है वो कह सकते हैं। जब आप इसका जो है वो मास स्पेक्ट्रम लेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल आयनाइजेशन तो यहाँ प्रोटोनेशन फॉर एग्जांपल होगी। सो दिस 5 बीटा आइसोमर इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम 5 अल्फा। जो दूसरा इसका जो आइसोमर है इट इज़ 5 अल्फा 3 कीटो, ये इसी तरह स्टीरोल। तो 5 बीटा जो है वो इजीली अंडरगो लॉस ऑफ वाटर 18 यूनिट्स एज कंपेयर टू this 5 alpha. So it means this sterol nucleus in which we have 5 beta and 5 alpha isomers, then 5 beta isomer, it can easily be dehydrated and can be differentiated from this 5 alpha 3 keto isomer। उसमें जो है वो M-18 की पीक जो है वो नहीं आएगी, जबकि यहाँ जो है वो आपके पास बीटा में आ जाएगी। तो आप इस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइसोमर्स को भी मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। स्टिल देयर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक। मिसाल के तौर पे आप कुछ जो है वो ऐसे साइड रिएक्शन होंगे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव सपोज दिस केटाइन रेडिकल एंड अगर ये जो है वो टूटता है तो एज कंपेयर टू यहाँ आपके पास H रेडिकल बन जाएगा। तो ये CH3 मिथाइल केटाइन, अब बजाय इसके कि ये रिएक्ट करता मीथेन के साथ, ये रिएक्ट करेगा। देन वी हैव C2H5 केटाइन प्लस H2। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और आपके पास ये C2H5 केटाइन जो है वो अपीयर होगा। इट मीन्स कि अगर तो ये जो है वो आयनाइज कर रहा है आपके मॉलिक्यूल को CH5, तो फिर तो जो है वो मॉलिक्यूल M+H, इट मीन्स कि एक यूनिट जो है वो ऐड होगा। बट इफ दिस इथाइल केटाइन, अगर ये आपके मॉलिक्यूल को जो है वो आयोनाइज करता है, देन यू हैव M+29 दिस केटाइन। सो M+29 इट इज M+C2H5, ये आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है, जब आप इसका मास स्पेक्ट्रम लेते हैं M/Z इसकी जो है वो असल में 284 है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर आयन है उसकी जब आप M/Z देखते हैं देन इट इज़ M+29 पे जो है वो फ्रेगमेंट आ रहा है। तो ये जो है वो कुछ कंफ्यूजन होगी कि जी M+1 आना चाहिए था, ये जो M+29 की पीक है ये क्यों जो है वो अपीयर हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ जो है वो एरर या ये जो आपके पास जो है वो एडिशनल पीक्स आ रही होती हैं, इस टेक्निक की जो इम्पोर्टेंस है उसकी जो है वो उसे ये कम कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अनयूजुअल fragment, and these unusual fragments they are formed by some other side reactions of this methane
केटाइन रेडिकल जो आपने जनरेट किया। अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक इज वी नो दैट कि आप यहाँ मीथेन जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज अ रिएजेंट गैस और इसका आप केटाइन रेडिकल जो है वो बनाते हैं इन केमिकल आयोनाइजेशन। अब ये जो आपके पास मीथेन केटाइन रेडिकल है ये कन्वर्ट होगा इस CH5 में, और आप जब इसका मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इसको जो है वो क्या करता है, प्रोटोनेट जो है वो करते हैं। अगर आपके पास इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं है, देन दिस CH5 केटाइन it cannot protonate some molecules। तो प्रोटोनेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। जब प्रोटोनेशन नहीं होगी आपका मॉलिक्यूलर आयन उस तरह जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। दिस इज एन अदर शॉर्टकमिंग ऑफ दिस केमिकल आयनाइजेशन मेथड। और बिकॉज हमें पता है कि आपके पास कुछ हायर अल्केन्स हैं, दे कैन नॉट इजीली बी प्रोटोनेटेड। बजाय इसके कि ये प्रोटोनेशन हो, इसकी एक और रिएक्शन हो जाएगा कि आपके पास मॉलिक्यूल प्लस CH5, तो बजाय इसके कि ये इसको प्रोटोनेट करे, ये यहाँ एक H नेगेटिव देने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा रख रहा होगा, तो आपके पास M-1 की जो है वो पीक आ जाएगी मॉलिक्यूलर आयन जो है वो, और ये आपके पास CH4 प्लस H2 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी। तो ये आपके पास जो पीक है मॉलिक्यूलर आयन पीक, बजाय इसके कि केमिकल आयनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर 1 यूनिट ग्रेटर एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, यहाँ M/G जो है वो क्या होगी, 1 यूनिट लेस। यहाँ 1 यूनिट जो है वो स्मॉलर है, यहाँ जो है वो 29 यूनिट जो है वो स्मॉलर ग्रेटर है। ये जो पीक्स हैं जो मैस स्पेक्ट्रम में आएंगे, जब आप केमिकल आयोनाइजेशन से जो है वो मैस स्पेक्ट्रम ले रहे होंगे, दीज जो है वो एरर्स दे एक्चुअली लिमिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक। और अगर आप इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं किसी भी जो है आयोनाइजेशन टेक्निक में, देन वी मस्ट नीड सम अल्टरनेटिव टेक्निक्स। मीथेन की बजाय हम कुछ और गैसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो है वो सम ऑफ द कंपाउंड्स दे आर प्रोटोनेटेड बाय अमोनिया NH3, इससे जो है वो कर लेते हैं, और C4H10। अब ये अमोनिया से जो आपके पास आयन बनेगा वो होगा NH4 पॉजिटिव, ये प्रोटोनेट करेगा मॉलिक्यूलर आयन को M+1 या M+H भी लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है वो जो आयन बनेगा वो है CH3, ये जो बनेगा आयन ये प्रोटोनेट करता है आपके मॉलिक्यूल को, एंड वी हैव M+H, और यहाँ से आपके पास जो निकलेगा वो होगी ब्यूटीन, ये निकल जाएगा, और यहाँ से जो है वो अमोनिया। सो इट मीन्स यहाँ भी आपके पास 1 यूनिट ग्रेटर मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन रहा है। इट मीन फंक्शन ऑफ दिस CH5 केटाइन, और फिर ये जो है वो C4H9 केटाइन और NH4 केटाइन, इनका फंक्शन सेम है कि ये जो है वो जिस तरह मीथेन रिएजेंट गैस है ये प्रोटोनेट करते हैं मॉलिक्यूल को एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। अगर आप इनकी एबिलिटी जो है वो देखें टू प्रोटोनेट द मॉलिक्यूल, तो ये जो CH5 है इट हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू प्रोटोनेट मोस्ट ऑफ द organic compounds and results in the formation of molecular ion. So and ammonium ion जो है वो इसकी least ability है, लेकिन some cases में आप ये use कर सकते हैं। Mostly we used methane as a reagent gas to form the molecular ion. But these drawbacks, these problems which are associated with this chemical ionization, they limit the utilization or use of this chemical ionization technique, and we must need some alternative techniques to form the ions or for ionization. So this is all about the chemical ionization method. In my upcoming lecture I will discuss some more techniques which are used to convert the molecules into molecular ion. I will discuss their advantages and then application of these compounds to determine the molecular mass of organic compounds.
थैंक यू वेरी मच।